नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। जैसे जैसे 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे यूपी की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। इन दिनों सपा के घर के भीतर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। दरअसल इसकी वजह है बदायूं की सीट, जहां अखिलेश यादव के लिए लड़ाई साख की बन गई है। तभी तो सपा की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट आई तो सब दंग रह गए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जिस बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन सपा की तीसरी लिस्ट आने के साथ ही ये साफ हो गया कि चाचा शिवपाल यादव यहां से ताल ठोकते नजर आएंगे। सपा के इस दांव के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं। चुनावी साल में तेजी से बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच बदायूं से शिवपाल की उम्मीदवारी के पीछे क्या स्वामी से अदावत वजह है? ऐसे में शिवपाल यादव की दावेदारी से बदायूं में क्या सपा की साइकिल सर पर दौड़ पाती है या नहीं? तो आज बात होगी सपा के दांव और चाचा की साख की, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बदायूं में भतीजे की दांव पर लग गई साख। चाचा शिवपाल लेंगे स्वामी से बदला। क्या स्वामी के पाला बदलने से बदल गया बदायूं का गणित? मगर धर्मेंद्र यादव का अब क्या होगा? अखिलेश ने बदायूं की सीट से भाई धर्मेंद्र की जगह चाचा शिवपाल को क्यों उतारा है? इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और महासचिव रहे सलीम शिरवानी से बदला लेने के लिए चाचा शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया है। बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव को इसी रणनीति के तहत सपा ने प्रत्याशी बनाया है। पहले शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही थी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया गया था, मगर अचानक अखिलेश यादव ने फैसला वापस ले लिया और धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल को बदायूं के रण में उतार दिया। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से ही सांसद है, जिन्होंने बीजेपी की टिकट से सपा के दिग्गज धर्मेंद्र यादव को चुनावी रण में मात दी थी। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल ये वही बदायूं है जहां से सलीम शिरवानी भी आते हैं। वही सलीम शिरवानी जिन्होंने हाल ही में स्वामी के पीछे पीछे बगावत का झंडा उठाकर महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अपनों की बगावत और कांग्रेस से गठबंधन में टूट की कगार पर पहुंची समाजवादी पार्टी को अब बदायूं में सबसे मुश्किल जंग लड़नी है, क्योंकि दांव पर साख किसी और की नहीं बल्कि अखिलेश यादव की लग गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी संगठन के सबसे ताकतवर चेहरे चाचा शिवपाल को ही रण में उतार दिया है। देखिए, पार्टी का आदेश स्वीकार है और चुनाव लड़ करके भाजपा को हराएंगे। उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इतना जानते हैं, पहले वो लोक दल से शुरू हुए, फिर बसपा में गए, बसपा से फिर भाजपा में गए, अब रही बची और जगह चले जाएंगे। कहीं कांग्रेस में वापसी तो नहीं? कहीं भी देखिए, मैं कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए कह देना कि मैं नहीं जाऊँगा, फला नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर कोई लीडरशिप मुझे बुलाती है, मैं उस लीडरशिप से बात करूँगा और बात करने के बाद फैसला करूँगा। हाँ, थैंक यू। चलो। तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बदायूं सीट पर जिस तरह से हाल बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे कई और कारण हो सकते हैं। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ केसी जैन जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सोमैया राणा जी, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोमैया जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बनते बिगड़ते ही सही, लेकिन आखिरकार समाजवादी पार्टी की साइकिल को हाथ का साथ मिल ही गया। जी बिल्कुल प्रियंका जी, ये एक खुशी की बात है और मुझे लगता है एक बहुत सुकून की बात भी है कि ये गठबंधन चुनाव तक जाएगा। इसमें दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, यकीनी तौर पर ये देश और प्रदेश के लिए बहुत यूजफुल भी साबित होगा। लेकिन बस बात ये है कि जिस तरीके से पिछली अटकलें लगाई जा रही थी, हालात बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, उन सारी चीजों पर यकीनी तौर पर विराम भी लग गया है और मुझे लगता है कि चुनाव सर पर हैं। अब एक सकारात्मक माहौल में दोनों दल मिल करके और एक बेहतरीन माहौल में चुनाव लड़ेंगे। आपने 11 सीटें देने का ऐलान किया था और
अब जब क्योंकि सहमति बनी है तो 17 पर बनी है, तो क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, पहली चीज तो जब शुरुआती दौर था बातचीत का, उस वक्त में ये हो रहा था कि कांग्रेस बैठ के और इस बात को बताए कि कहाँ से कितने वोट, कैसे क्या होगा। लेकिन 11 सीटें हमारा ऑफर था समाजवादी पार्टी का। लेकिन जब मामला, मैंने कहा कि एक बड़ी लड़ाई लड़नी है हम लोगों को, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा और नुकसान सोचने की बात या नहीं फिर थी। इस्तीफों के झटकों के बाद ये हृदय परिवर्तन हुआ है? नहीं, मैं आपसे बता रही हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक बड़ी विजन के नेता हैं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए और माहौल को समझते हुए इस चीज पर फैसला किया कि ठीक है, अगर आप इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज पे आगे बढ़ करके एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाकर के कहीं हालात बदलेंगे और देश की जनता जो ग्रस्त है पिछले 2014 से, उन सारी चीजों पर कैसे उसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसके लिए हम लोगों ने ये एक सकारात्मक पहल करी है। और मुझे लगता है कि यकीनी तौर पर ये गठबंधन बहुत शुभ गठबंधन साबित होगा और हालात अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से रतन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। रतन जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ स्टेट हेड यूपी से अनिल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रतन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, देर से ही सही, लेकिन इंडिया गठबंधन में आपका और समाजवादी पार्टी का आखिर सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला सेट हो ही गया। कांग्रेस पार्टी ने और मैंने हमेशा से आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण साथी हैं और हमारा उनका गठबंधन लगभग तय है। कुछ सीटों पे पेच फंसा है, आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सब कुछ सामने आ गया है। हम और अखिलेश जी दोनों जन मिलके हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 0 के आंकड़े पे लाके खड़ा करने वाले हैं। चलिए देखिए प्रियंका जी, आपको ये बात हजम नहीं होती होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे लाके खड़ा कर। रतन जी, मुझे क्यों नहीं हजम होगी? आपको क्या लगता है मुझे क्यों नहीं? मैं तो आपको बधाई दे रही हूँ ना रतन जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं, यदि आपके मन में कोई संशय है इस बात को लेकर तो मैं उसे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अच्छी बात है कि गठबंधन आपका निकलकर सामने आया, और अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो मुझे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाने में बहुत खुशी होगी। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। अनिल पाठक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और केसी जैन जी भी बीजेपी से हमारे साथ नेता बने हुए हैं। अनिल पाठक जी, सबसे पहले मैं आती हूँ और अपने मुद्दे पर अब वापस आ जाते हैं। बदायूं सीट की आज हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी ने तुरंत रणनीति बदलकर पाला बदला है और धर्मेंद्र की जगह पर अब चाचा शिवपाल यहाँ पर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि क्या गणित है? क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपनी साख बचाना चाहती है, या फिर चाचा को एक टेस्ट और एक्सपेरिमेंट की तरह उतारा गया है? यदि जीत गए तो बेहतर है और यदि हार गए तो आगे के लिए रास्ता साफ। देखिए प्रियंका जी, जहां तक मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि कैसे जिन्होंने भितरघात किया है, जिन्होंने बगावत की है, उनसे कैसे हिसाब बराबर किया जाए। बदायूं सीट पे सांसद हैं स्वामी मौर्य की पत्नी, स्वामी मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा जी, वो भाजपा से हैं सांसद। उनसे कैसे हिसाब बराबर किया जाए, इसके तहत जो है अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को मैदान में उतारा है। शिवपाल जो है एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी के, मजे खिलाड़ी हैं। और दूसरी राष्ट्रीय महासचिव हैं सलीम शेरवानी, वो भी एकदम खुला विरोध कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने मुस्लिमों के साथ पक्षपात का आरोप लगाया है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। सलीम शेरवानी 5 बार वहां से सांसद रहे हैं, मुस्लिम के मुद्दे को लेकर के हमेशा अपनी राय मुखर रूप से रखते हैं। तो एक तरह से ये भी है कि चाचा का परीक्षण भी हो जाएगा और विरोधियों को बदला भी दे दिया जाएगा। ठीक है रतन जी, आपके पास मैं आती हूँ और इस पूरे मामले में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है और बेहद खुश आप नजर आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी को मुबारकबाद दे दी क्या आपने? ये सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस पार्टी के हमारे सबसे बड़े नेता हैं
और मुबारकबाद नहीं, कांग्रेस। मुरादाबाद तो आपके खाते में आई नहीं ना, पेच आप फंसा हुआ आप बता रहे थे मुरादाबाद मैं फर्रुखाबाद अभी भी बोल रहा हूँ, जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, ये जो सीटें हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी की सीटें हैं। यहाँ पे हम अच्छी रणनीति के तहत चुनाव जीत सकते हैं। अभी भी देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है प्रियंका जी। लास्ट मोमेंट पे सीट बदली जा सकती है, लास्ट मोमेंट पे पर्चा दाखिल करने से एक दिन पहले भी सीट बदली जा सकती है। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हम मुरादाबाद और फर्रुखाबाद लड़ेंगे। ठीक है। केसी जैन जी टेंशन में लग रहे हैं आज आप? गठबंधन का ऐलान हो चुका है, आपका कहना था कि बात बनेगी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मामला उलट हो गया। नहीं प्रियंका जी, इसी तरीके की कोई भी ना चिंता है ना कोई टेंशन। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और एनडीए गठबंधन 400 प्लस सीटें लेकर के लाने का लक्ष्य रखा गया है। और आप देखिए कि इस लक्ष्य के अंतर्गत ये भी रखा गया है कि जहां पर जितने और नहीं केसी जैन जी, लेकिन सपा और कांग्रेस का गठबंधन अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो चुका है। नहीं देखिए, ये तो 50-50 से लेकर के फिर 60-50 से लेकर 60-40 को, और फिर गठबंधन जिस प्रकार से 11 सीटों को देने के लिए तैयार। नहीं, लेकिन शुरुआत भी हो गई ना बदायूं सीट से। चाचा शिवपाल जिस तरह से बदायूं सीट पर आ गए हैं, ये सीट अब हॉट सीट है और आपकी जो सांसद, बीजेपी की जो सांसद हैं, उनके लिए राह अब इतनी आसान तो नहीं होगी। नहीं प्रियंका जी, देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, तब इनको ये लगता था कि तमाम सारी सीटों पे अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उनको जोड़ा जाता तो लगभग 70% सीटें समाजवादी केसी जैन जी संघमित्रा को टिकट देंगे क्या? रिपीट होंगी वो? नहीं, अभी लिस्ट हमारी नहीं आई है, लिस्ट आएगी, ये सारी चीजें उजागर होंगी। लेकिन मैं जो जिस गठबंधन पे आपसे बात चाहिए। नहीं प्रियंका जी, मेरी बात सुन लीजिए। जो आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब आ जाए। देखिए, बहुत कम समय में लूंगा। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 2019 में गठबंधन किया था बीएसपी के साथ, हुआ क्या था कि ये परिवार की 5 सीटें जो थी वो भी हार गए थे। अगर बदायूं सीट की बात हो रही है कि वहाँ पे संघमित्रा लड़ेंगी, उसके सामने शिवपाल जी लड़ेंगे, आदरणीय शिवपाल जी वहाँ पर लड़ेंगे। नहीं, लेकिन शिवपाल यादव जमीनी नेता माने जाते हैं। मुलायम सिंह के समय से उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है उनकी, इस बात से भी इनकार आप नहीं कर सकते। अभी आप देखिए प्रियंका जी, क्या इसके पहले धर्मेंद्र यादव जमीनी नेता नहीं थे? और अभी आप देखिए कि लेकिन धर्मेंद्र यादव के चाचा है शिवपाल यादव। केसी जैन जी, आजमगढ़ की वो सीट जहां से कभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद हुआ करते थे, राणा जी जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी सांसद हुए, और उसके बाद में जब वो सीट छोड़ी तो क्या हुआ? इस बार परिवार के वहाँ पे चुनाव लड़ी और हुआ क्या? वो सीट हार गए। तो देखिए, ये नहीं होता है कि किसी की सीट परंपरागत है हमेशा के लिए। कोई भी जनता कभी भी हरा सकती है, कभी भी जिता सकती है। आप समाजवादी पार्टी के वोटर्स को और बीएसपी के वोटर्स को जोड़ के देखिए, हुआ क्या था कि परिवार की 5 सीटें भी हार गए। बात कर रहे हैं, बीएसपी 10 सीटें लेकर के आई थी और समाजवादी पार्टी 5 सीटें लेकर के आई। जनता ने परिवार की सीटें हार गए, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे अक्षय यादव जी हो, चाहे डिम्पल जी हो। तो देखिए, डिम्पल जी भी जमीनी नेता, धर्मेंद्र यादव जी कई बार से वहाँ सांसद हुए थे, लेकिन क्या हुआ? 2019 के इलेक्शन में हार गए, गठबंधन करने के बाद हार गए। तो जनता तय करती है, जनता चीजें तय करती है। गाँव वालों ने घुसने नहीं दिया गाँव में। आप बात किसकी कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो ये इतना ऊंचा मनोबल है, ये इसकी जो ईवीएम मशीन है, ये उसके बल पे खोलते हैं। इनको सब पहले से रिजल्ट मालूम हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात सुमैया जी, ये पुराना राग मत अलाबिए। कई चुनाव हो चुके हैं, कई चुनाव में सकता है गाँव से। ठीक है, रतन तिवारी जी बदायूं की सीट पर आते हैं। बदायूं की सीट पर क्योंकि चाचा आ चुके हैं, गठबंधन का आपका ऐलान हो चुका है, सीट सपा के खाते में जा चुकी है, तो अब सलीम शेरवानी जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनका क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सलीम शेरवानी साहब क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं
और ठीक है, दूसरी चीज कांग्रेस ये है, पार्टी अरे में है, सुमैया जी करीब आती हूँ मैं करीब- आपके पास, तिवारी जी के पास से फिर आती हूँ जी। देखिए सलीम जी लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी के ही टिकट से लोकसभा गए, कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव लड़े, अच्छे परिणाम रतन आए। तिवारी जी पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे ना वो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, और उन्हीं की वजह से धर्मेंद्र यादव हारे। मैं समझ रहा हूँ कि 51,000 वोट सुमैया जी पाए थे, बताइएगा, उनसे- 51,000 वोट मिले थे जी। मैं क्या कह रही हूँ कि राष्ट्रीय सुमैया जी आप नेतृत्व बताइए, हम गलत तो नहीं कह रहे ना, धर्मेंद्र यादव उन्हीं की वजह से हारे ना? बिल्कुल बिल्कुल, जब दो लोग अलग अलग पार्टी से थे, ये पार्टी का फैसला था कि उन्होंने वहां से सलीम शेरवानी साहब को उतारा, हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां से धर्मेंद्र यादव जी को उतारा। जाहिर सी बात है कि वो एक टकराव था, कौन जीता कौन हारा। आज की तारीख ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, तिवारी जी, रतन तिवारी जी, बेहतर फैसला था वो लिया, और मुझे अब कोई लगता है भीतर कि घात वो तो नहीं होगा ना दूरअंदेश कहीं? ऐसा नेता तो है। नहीं है कि आपकी बातचीत चल रही हो और आखिरी समय पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सीटों में बदलाव तो हो सकता है और ये फैसला बदायूं की सीट पर भी बदल जाए? देखिए प्रियंका जी, हमारा और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हुआ है। सलीम जी लंबे समय से समाजवादी पार्टी में थे, बड़े नेता थे, लोकसभा गए, नहीं, कांग्रेस लेकिन इस पार्टी समय में तो खफा चल रहे हैं ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया था। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ इसके पिछले चुनाव में गठबंधन नहीं था, वो स्वतंत्र थे, हम भी स्वतंत्र थे। तो ठीक है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 51,000 के लगभग वोट पाए और उसी वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हार झेलनी पड़ी। लेकिन आज तो हम एक है ना, आप देखिए ना, कम से कम 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी ने वोट लेके समाजवादी पार्टी को हराया है। आज दोनों पार्टियां एक हो रही हैं, तो ये 25 सीट ये हम जीतने जा रहे हैं और आगे दोनों मिलके हम लगभग 60 सीट पे हमारा पूरा समीकरण तैयार है। 60 सीट पे हम जीतने जा रहे हैं प्रियंका जी। चुनाव का परिणाम आएगा तो आप देख लेना। ठीक है, आती हूँ बदायूं की सीट की हमारे हम पहले मित्र बात अभी- कर लें। हमारे बदायूं की मित्र सीट अभी की बात कर मुस्कुरा लें। रहे अनिल जी हैं। आपके पास आऊंगी मैं। अनिल जी, बदायूं की सीट जो अब कहा था हॉट गठबंधन सीट जैसी किया बन था, गई है उत्तर प्रदेश में, दोनों पार्टियों के वोट मिला स्वामी के- प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, उसके बाद सलीम शेरवानी की नाराजगी और उसके बाद संघमित्रा तो मौर्य, जल्दी ये गणित से समझाइए जरा। प्रियंका जी, गणित एकदम साफ है। जहां चर्चा थी समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ सीट पर, वहां पर शिवपाल यादव जी को लड़ाना था जी। एकदम फाइनल था, लेकिन अचानक शिवपाल यादव को बदायूं सीट पे भेज दिया गया। वहां पर पहले से कैंडिडेट घोषित थे धर्मेंद्र यादव। स्पष्ट है ये एक रणनीति है, एक रणनीति के तहत शिवपाल यादव को जो है वो बदायूं से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि स्वामी मौर्य ने जो घाव दिया है समाजवादी पार्टी को, तो उसका बदला लेना तो बनता है। इसके अलावा किस तरह से ये भी चर्चा है कि शिवपाल यादव को बदायूं तक ही सीमित रखा जाए जी। ये भी एक चर्चा है। दोनों तरह की बातें चल रही हैं कि चाचा शिवपाल को कैसे उलझा के रखा जाए, दूसरा कैसे विरोधियों से हिसाब भी बराबर किया जाए। इस तरह की दोनों तरह की चर्चाएं चल रही हैं और सियासत में अगर कभी भी कुछ होता है तो चर्चाएं दोनों तरफ पे, दोनों पहलू पे होती है। ठीक है, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हुई है अब? देखिए चुनौतियां तो हैं ही। अब देखना यह है कि जैसे संघ मित्रा वहां पर सांसद हैं, ये रिपीट होती हैं या नहीं होती हैं। फिर भी रही बात बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था 2019 में, और इतना बड़ा गठबंधन होने के बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की संघमित्रा जीत गई चुनाव। जैसा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस कैंडिडेट सलीम शेरवानी को 51,000 वोट मिला, तो कोई मायने नहीं रखता है। अब जो ये गठजोड़ है वो कांग्रेस और सपा का गठजोड़ है, और ये ज्यादातर जो गठजोड़ हुआ है ये मुस्लिम मतों का बिखराव ना हो, ये एक मजबूरी है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की। दोनों मजबूर हैं, आखिर करें तो क्या करें। भाजपा से लड़े कैसे? अकेले लड़ने की कुवत जो है ना तो समाजवादी पार्टी में है और ना ही कांग्रेस पार्टी में है। केसी जैन जी, स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी की रणनीति समाजवादी बीजेपी के लिए कड़ी मुश्किल, कड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी क्या? नहीं प्रियंका जी, देखिए आपने अभी जो आंकड़ा बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग 51,000 वोट लेकर के आते हैं और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से 15,000 वोटों के आसपास से वहां पे हारती है जी। तो अगर इसको ये वोट मिल जाएंगे तो ये वहां से जीत जाएंगे। लेकिन वोट ट्रांसफर होता नहीं है।
दूसरी बात क्या है कि 5 साल तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को और काम करने का मौका मिला है, इससे भी जनता संतुष्ट है। पिछली सरकार में धारा 370 नहीं हटी थी, ना तो कांग्रेस ने धारा 370 हटने का विरोध किया था। नहीं, तभी मैं आपसे पूछ रही थी क्या संघमित्रा मौर्य को रिपीट किया जाएगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती है कि कैंडिडेट बेस केवल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और तमाम जगहों पे सीटें चेंज होती हैं, अन्य प्रदेशों में सीटें चेंज भी हुई, तो हम लोगों को रिपीट भी किया गया। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जब इसके पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, अगर उन वोटों का गठजोड़ होता तो शायद इनकी 50-60 सीटें आती, लेकिन ये 5 सीटें जो इनको मिली परिवार की, वो भी 5 सीटें हार गए। चाहे वो डिम्पल जी स्वयं हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे अक्षय यादव हो, सब परिवार के लोग सीटें हार गए। और अभी आप देखिए जो बची खुची सीट थी, जो अखिलेश यादव जी की सीट थी आजमगढ़, वो भी ये हार गए उपचुनाव में। तो कुल मिला करके ऐसा नहीं है कि वोट ट्रांसफर होता है अगर दूसरी पार्टी का गठबंधन कर लेंगे। तो देखिए स्वार्थ और सत्ता लोलुपता का गठबंधन है और जनता ने इसे सिरे से खारिज किया है। आप देखिए जो 5 राज्यों का भी इससे पहले चुनाव हुए उसमें क्या हुआ, और इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। उसमें पंजाब भी था, उत्तराखंड भी था, यूपी भी था, सब जगह से 5 के 5 राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया। तो आप देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ है, सब जगह जवाब दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस तो थी, कांग्रेस का पत्ता क्यों साफ हुआ? समाजवादी पार्टी का साफ होता अलग बात थी। उत्तर प्रदेश में अभी 2022 के इलेक्शन में सिर्फ 1 सीट लेकर के आते, विधानसभा में, लोकसभा में इनके पास कितनी सीटें हैं? 1 सीट जो बची थी उसपे भी इन्होंने किनारा कस लिया। आखिर आपने क्यों राज्यसभा भेज दिया जो है अपने वहाँ सोनिया गांधी जी को? क्योंकि इनको डर सता रहा है। ये बातें चाहे जो करे, इनके अंदर डर है, भय है, राहुल गांधी जी की तरीके से बेइज्जती ना हो जाए, सोनिया गांधी जी की बेइज्जती ना हो जाए राहुल गांधी जी की तरीके से। केरल स्टोरी का जैसे राहुल गांधी जी वायरल चले गए, राहुल गांधी दोबारा आएंगी क्या अमेठी? राज्यसभा चली गई सोनिया गांधी जी, रायबरेली आपको मिली, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। रायबरेली किसको लड़ाएंगे आप? किसको लड़ाएंगे रायबरेली से? रायबरेली किसको लड़ाएंगे आप? कोई कैंडिडेट तक नहीं आपके पास, देखिए कोई कैंडिडेट आपके पास नहीं बचा। हमारे आपने अपना रास्ता सुलभ कर लिया। ये डर और भय कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है प्रियंका जी। रायबरेली को ये बता दिया के अंदर कोई डर भय नहीं है, तबीयत और उम्र का जो चढ़ाव है उसकी वजह से मैं राज्यसभा जाने का निर्णय ले रही हूँ। लेकिन रायबरेली मेरा घर है, मेरा परिवार है, हम रायबरेली को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सीधा संकेत एक है, गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली से लड़ेगा वो निश्चित हो गया है। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि वोट ट्रांसफर नहीं होता, मैदान छोड़कर भागना हो गया भाई। अरे भैया कांग्रेस का मैदान छोड़कर भागना हो गया ये। अरे तो और आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि हम 25 सीटें गठबंधन में जीतेंगे, 50 सीटें ऐसे जीत लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खाता खुलेगा नहीं खुलेगा को छोड़ के यूपी में क्यों आए थे? यूपी में खाता खुलेगा नहीं खुलेगा इसकी चिंता करिए आप। ठीक है, नहीं ठीक है, तो मतलब इतना भरोसा है ईवीएम के ऊपर आपको? अभी अब चंडीगढ़ का चुनाव देखेगा सुप्रीम कोर्ट में, अरे तो करिए चुनाव का। अच्छा रतन तिवारी जी, ठीक है, गठबंधन आपका हो गया है। कितना बड़ा समाचार, रतन तिवारी जी, आप लोग मेयर के चुनाव में धांधली कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव है, इसी मेयर के चुनाव में धांधली करने वाले लोग हैं। आपको इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट ने इनको इतना जोरदार तमाचा मारा है, उसको इस्तीफा देना पड़ा। हरियाणा में इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन रतन तिवारी जी वो चुनाव तो बैलेट पेपर से हुआ था ना, आप तो बैलेट पेपर की बात करते हैं ना, ईवीएम। मैं वही कह रहा हूँ, बैलेट पेपर में भी धांधली करने वाले ये लोग हैं, तो ईवीएम पे कद पच्ची नहीं कर सकते, ये पूरा देश जानता है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, चलिए समय मेरे पास नहीं है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। केसी जैन जी, सुमैया राणा जी, रतन तिवारी जी और अनिल पाठक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरफ सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में होने वाली है, और इसी बीच में बदायूं सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति साफ नजर आ रही है, सीटों की अदला बदली हुई है, उससे अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में हर पल राजनीतिक गणित जो बदलते जा रहे हैं उसका कितना फायदा लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है और किस किस पार्टी की रणनीति आगे आने वाले समय में काम करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।